दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में एक कहावत है, बोलियो और खोयो। मतलब जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, आप अपनी पूरी पृष्ठभूमि, आपके संस्कार, आपके विचार सब सामने रख देते हैं। जिस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म के खिलाफ अपने वक्तव्य दिए, इससे तमिलनाडु में जो वहाँ का पहला राजनीतिक परिवार है, जो डीएमके के मुखिया हैं, स्टालिन परिवार की सारी चीजें सामने आ गई। अब ये क्यों इसलिए जरूरी है समझना, ये बात इसलिए जानना जरूरी है दोस्तों कि एक बच्चा जब पैदा होता है 27 नवंबर 1977 को जब उदयनिधि का जन्म हुआ था, क्या उस समय उसमें इस तरह का जहर घुला हुआ था? शायद नहीं। क्योंकि जब एक नया बच्चा पैदा होता है तो हम उसको भगवान का रूप मानते हैं, एकदम इनोसेंट मानते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने संस्कार अपने आसपास के समाज से सीखेगा, अपने लोगों से सीखेगा। अब सवाल ये आता है कि उदय निधि की जो दिमाग में और दिल में इतना जहर किसने भरा? सवाल आज इस बात का है। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक संभ्रांत परिवार से, एक पॉलिटिकल फैमिली से, जिस बच्चे के पास हर तरह की सुख सुविधा हो, अच्छे से अच्छे टीचर अवेलेबल हो, अच्छे से अच्छी कंपनी अवेलेबल हो, अगर उस परिवार के बच्चे इतना भटक जाते हैं, इतना अज्ञानी हो जाते हैं कि दुनिया में छपा हुआ लिटरेचर, इंटरनेट में अवेलेबल जानकारी, सच्चाई भी उनको नहीं प्रेरित कर पाती और वो एक मानसिक रोग में ग्रस्त हो जाते हैं, जिसका कारण ये है कि उनको सच्चाई भी नहीं दिखती और वो एक भ्रांतियों में उलझ के अपनी विचारधारा बना लेते हैं। ऐसे लोगों में और आतंकवादियों में क्या फर्क है, इस बात को भी हमें समझना होगा। दोस्तों, जब भी कोई आतंकवादी, खासकर जो यूथ है, जब आतंकवाद की तरफ जाते हैं तो हम समाज में ये कहते हैं कि ये नवयुवक हैं, रास्ता भटक गए हैं, इनकी संगत अच्छी नहीं रही, इसलिए इन्होंने अच्छे संस्कार नहीं पाए, इसीलिए ये समाज से विद्रोह कर रहे हैं और समाज की अच्छाइयों को समझ नहीं पा रहे और इसीलिए आतंकवाद का रास्ता अपना रहे हैं। इसी तरह से जब आप क्रिमिनल्स की बात करते हैं तब भी यही कहा जाता है कि उनकी अपब्रिंगिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए वो सही रास्ता छोड़ के गलत रास्ते में अपराध की दुनिया की तरफ आकर्षित हो गए। लेकिन जिस तरह से आज उदय निधि का जो स्टेटमेंट आया है, इरेडिकेट सनातन धर्म, ये क्या बताता है? ये बात ये बताता है कि शायद सनातन धर्म के बारे में आज तक उदयनिधि को किसी ने भी ना स्कूल में बताया, अगर बताया तो गलत बताया, ना घर में किसी ने समझाया, ना उसके फ्रेंड सर्कल में किसी को सच्चाई पता थी। तो सवाल इस बात का है कि इस तरह के नवयुवक इतने ऊंचे पदों पे और इतनी महत्वपूर्ण फैमिली से आने वाले नवयुवक इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इसलिए दोस्तों ये जानना जरूरी है कि उदयनिधि जैसे लोगों के दिमाग में जहर कौन घोलता है। ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आजकल एक प्रथा हम देख रहे हैं, जितने भी यंग पॉलिटिशियन हैं वो जिस तरह की बातें करते हैं, अक्सर उनके खिलाफ डिफेमेशन के केस होते हैं और उसके बाद वो सॉरी भी नहीं मांगते। इसका मतलब यह है कि एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये जो संस्कार हैं, ये इस देश को और इस देश की राजनीति को किस तरफ ले जा रहे हैं, ये वास्तव में एक चिंता की बात है। लेकिन आज हम पूरा फोकस रखेंगे उदयनिधि पे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उदयनिधि के दिमाग में सनातन धर्म के विरुद्ध इतना जहर किसने घोला। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये देखा जाए
कि हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा विकसित रूप अगर सनातन धर्म का कहीं देखने को है तो वो है तमिलनाडु में। एक से एक विशालकाय मंदिर, एक से एक, अगर मैं कहूं कि जो एक कल्चरल सिस्टम होता है और जिस तरह के समाज में वहां पे एक कल्चरल वैल्यूज होती हैं, जो मेरा पर्सनल अनुभव है तमिलनाडु के समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जितने लोग वहां पे धार्मिक हैं, जितने वहां पे लोग एक विचारधारा को मानते हैं और एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ रह सकते हैं, शायद ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक बहुत अच्छी नसीहत हो सकती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप तमिलनाडु का इतिहास देखें, यहां तक कि जब एक राजा दूसरे राजा को हटाता था और उसके राज्य पे कब्जा करता था, तो नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से मुगलों ने आतंक मचाया था, नरसंहार किए थे, लोगों की जानें ली थी, हिंदुस्तान में पहली बार महिलाओं को सती होने पे मजबूर किया था, जोहर होने पे मजबूर किया था, ये जब हम देखते हैं तो तमिलनाडु में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पे सनातन धर्म था। एक राजा जब दूसरे राजा के यहां पे काबिज करता था अपनी सत्ता या उसका सत्ता का अधिग्रहण करता था, तो वहां पे उसी सम्मान के साथ वहां की प्रजा को और वहां के जो मंदिर थे उनको बचा के रखता था, उनका महिमा मंडन करता था और उनको आगे बढ़ाता था। ये बात वहां के संस्कारों में वहां के राजाओं को पता थी, क्योंकि उन सब के संस्कार सनातन धर्म से थे। और इसीलिए अगर आप देखें जो प्रॉस्पेरिटी साउथ में है, जो वहां के मंदिरों में है, जो वहां के लोगों में है, ये इसीलिए है क्योंकि वहां पे सनातन धर्म था और जीवित था। अब सवाल ये आता है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें जहर कौन भर रहा है? क्या हम उदयनिधि के इतिहास पे या उनकी जो बचपन की पूरी बातें रही हैं, अगर हम उनको एक बार देखें तो शायद हमें समझ में आएगा कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण ये सब बातें उनकी जिंदगी में आई। और इसके लिए ये जानना जरूरी है कि वो करते क्या रहे। 1977 में उनका जन्म हुआ, जैसा आपको पता है कि एक सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से उनका रिलेशन है। उनके दादा मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री। इसका मतलब जब से वो पैदा हुए हैं वो सिल्वर स्पून, मैं तो यह कहूँगा गोल्डन स्पून लेके पैदा हुए। उनको जिंदगी में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं था, तो शिक्षा का अभाव तो हो ही नहीं सकता था। उनका परिवार उनको सबसे अच्छी, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा दिला सकता था। और शायद इसीलिए उन्होंने, जब शिक्षा की बात आई तो उनकी स्कूलिंग हुई डॉन बॉस्को स्कूल में। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये जो जहर उदयनिधि के दिमाग में है, क्या डॉन बॉस्को स्कूल ने डाला? क्या उनके स्कूल का कारण है कि उनके दिमाग में इतना जहर भरा गया सनातन धर्म के खिलाफ? ये स्कूल को भी सोचना होगा कि उनका स्टूडेंट इतना जहर कैसे उगल सकता है। कहाँ कमी रह गई उनकी शिक्षा में? क्या उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सनातन धर्म के बारे में कुछ पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, या उनको अंधेरे में रखा? ये समाज को, तमिलनाडु के समाज को डॉन बॉस्को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कॉमर्स की ग्रेजुएशन करी लॉयला कॉलेज चेन्नई से, वो भी एक नामी कॉलेज है। क्या वहां पे भी उनकी संगत में कोई ऐसा दोस्त नहीं आया, कोई ऐसा टीचर नहीं आया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उनको सही रास्ता दिखा सके? या वहां पे भी उनके पास वो सब लोग थे जिन्होंने उनके दिमाग में जहर घोला? सवाल इस बात का है। उसके बाद क्योंकि परिवार एक फिल्म इंडस्ट्री से था, तो निश्चित रूप से जिसे कहते हैं विरासत में उनको फिल्म इंडस्ट्री मिली। और क्योंकि जब सब कुछ घर में था तो आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी, सब कुछ थाल में सजा हुआ मिल गया, तो आप प्रोड्यूसर बन गए, क्योंकि घर में पैसे की कमी नहीं थी। और कोई भी एक्टर और आर्टिस्ट और टेक्नीशियन आपके लिए काम करने के लिए क्यों मना करता? जब पैसा आप दे रहे हैं तो कोई भी साथ देगा। लेकिन जब आप प्रोड्यूसर बनते हैं, जब आप डायरेक्टर बनते हैं किसी भी मूवी का, तो आप समाज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या जब आप प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे तो आपने कभी भी समाज में अलग अलग समाज के रंग रूपों को जानने की कोशिश नहीं की?
या आपने कभी प्रोड्यूसर सिर्फ नाम के लिए थे और आपने कभी समाज को सीखने की कोशिश नहीं करी? क्योंकि ये कहा जाता है जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती हैं। तो क्या आपको कभी भी ये नहीं लगा कि समाज के जो अलग अलग रूप हैं मैं उनको जानूं, तभी आप एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे? शायद वो भी ये नहीं कर पाए। उसके बाद राजनीति भी विरासत में थी, तो शायद जब पिक्चरें नहीं चली या जो भी हुआ होगा, या वहां से जब मन भर गया, तो भाई साहब ने राजनीति का रुख किया। और राजनीति घर में विरासत में मिली। दादा भी राजनीति में थे, पिताजी भी, सारे रिश्तेदार भी। तो खुद का राजनीति में आना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। तो जब आप राजनीति में आए तो आपके वोट बैंक में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं होती। तो क्या आपने अपने समाज में अपनी कम्युनिटी को जानने की कोशिश करी कि जिनको सनातन धर्म के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, क्या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा नहीं था जो सनातन धर्म को फॉलो करता था? मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा लोग होंगे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सनातन धर्म को फॉलो करते होंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आपने ये भी सीखने की कोशिश नहीं की कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपके जो वोटर्स हैं, जिनसे आप हाथ फैला के वोट मांगने जा रहे हैं, उनकी कल्चरल वैल्यूज क्या है, वो समाज कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी। इसका मतलब ये था कि या तो आप इतने ज्यादा एरोगेंट थे बचपन से कि आपने ना स्कूल में कुछ सीखा, ना कॉलेज में सीखा, ना राजनीति में सीखा, या आपके पास ऐसे लोग थे जिन्होंने स्कूल में भी आपके दिमाग में जहर घोला, कॉलेज में भी जहर घोला, राजनीति में भी आपके दिमाग में जहर घोला। और दुख की बात तब है कि जब आपके घर में, आपके परिवार में भी किसी ने आपको गाइड नहीं किया कि आप समाज के बारे में सीखें, या आपके जहर को बढ़ाया, उसमें सफाई नहीं करी, उसमें सुधार नहीं किया। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यह बात जानना जरूरी है कि एक यंग पॉलिटिशियन जब इस तरह की बात करता हो कि इरेडिकेट सनातन धर्म, जो उनके पूरे तमिलनाडु के इतिहास का आधार है, जब इनका परिवार राजनीति में नहीं था, दूर दूर से इनका कोई वास्ता नहीं था राजनीति का, तब सनातन धर्म था जिसकी बदौलत आज इनका पूरा राज्य जिंदा है, राज्य की आमदनी है, राज्य का नाम है, राज्य का टूरिज्म है। अगर आज आप तमिलनाडु से सनातन धर्म को अगर आप हटा देते हैं तो हकीकत यह है कि तमिलनाडु की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। ये बात इनको समझ में नहीं आती। लेकिन दुख की बात और भी है कि जहर इतना ज्यादा घुला हुआ है कि इनका ये कहना कि मैं आगे भी यही स्टेटमेंट दूंगा और सॉरी नहीं बोलूंगा, ये बताता है कि जहर बहुत ज्यादा है। और केजरीवाल साहब थोड़े समय पहले बोला करते थे कि राज्य में या प्रदेश का जो मंत्री होना चाहिए या मुख्यमंत्री होना चाहिए वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। दुख की बात यह है कि केजरीवाल साहब भी पढ़े लिखे हैं, राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं, और अब उदयनिधि भी पढ़े लिखे, ये सब ग्रेजुएट्स हैं। लेकिन इनकी भाषा में इतना जहर क्यों है? इनके संस्कार कहां गए? अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री या मंत्री चाहिए, या संस्कारी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चाहिए? अब सवाल इस बात का है कि पढ़ाई से तो जहर भी आप उगल सकते हैं। पढ़े लिखे आतंकवादी भी हमने देखे, पढ़े लिखे जहर उगलने वाले नेता जो हमारे सामने हैं। और दुख की बात अब और होती है जब ये सारी जानकारी इंटरनेट पे है और ये सारे नेता अपने पास लेटेस्ट मोबाइल फोन रखते हैं, लेकिन तथ्यों की जानकारी की जब जरूरत होती है तो ये मोबाइल का, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, ये सच्चाई की तलाश नहीं करते। या तो जहर बहुत ज्यादा है जो निकलने का नाम नहीं ले रहा, या ये लोग सीखना नहीं चाहते। तो क्या देश को ऐसे लोग चाहिए? क्या ऐसे नेता चाहिए? अब ये जनता को सोचना है, समाज को सोचना है कि क्या ऐसे पढ़े लिखे जहरीला नेता चाहिए, या चाहे थोड़े कम पढ़े लिखे हों लेकिन संस्कारी नेता हो जो समाज को समझे, समाज को बांध के समाज को आगे लेके चले। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे में? मुद्दा गंभीर है। सनातन धर्म के
बारे में शायद इन्होंने कभी पढ़ा नहीं, समझा नहीं। हम इस पे आगे चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि इस तरह के नेताओं को सही जानकारी हम पहुंचाने का एक प्रयास करेंगे और आप भी उस वीडियो को शेयर करेंगे। लेकिन अभी ऐसे नेताओं का क्या किया जाए, आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और ये भी बताइए कि इस तरह के नेताओं को इनके दिमाग में इतना जहर, इनके दिलों में इतना जहर कौन घोलता है? वो जहर का सोर्स क्या है और उस सोर्स को कैसे खत्म किया जाए ताकि समाज में सद्भावना बनी रहे? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।